नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडो कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, सेट नंबर 9 आपका पहले ही जा चुका है। ये सेट 10 है। ध्यान से देखिए और आप लोग एक एक करके सारा सेट देख लो। बहुत बाबू इंपॉर्टेंट है। कौन सा कथन सत्य है? विच वन इज ट्रू? इसमें से कौन सा सही है? आप तो जान ही रहे। इसमें से कौन सा सही होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। यही आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है। इस सबको जल्दी जल्दी देख लीजिए। देखिएगा, सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज। एग्रीगेट डिमांड के इसमें से बाबू कौन सा आपका कंपोनेंट है? व्यक्तिगत उपभोग। देखिए, व्यक्तिगत उपभोग इंडिविजुअल कंजप्शन, सार्वजनिक उपभोग पब्लिक कंजप्शन, विनियोग इन्वेस्टमेंट, ऑल द एबव। बाबू इसका सही आंसर क्या है? डी है। चलिए आगे देखिए। ट्रेडेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स? ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को किसने लिखा? ये तो आप लोग जान ही रहे। कितना बार ऑफलाइन में भी प्रैक्टिस करवाए हैं आप लोग को, नहीं तो 10 बार से ऊपर इस बताए होंगे। चलिए, तो इस पुस्तक का लेखक ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? जे.बी. से। यदि एमपीसी 0.5 तो के होगा। इफ एमपीसी 0.5 देन मल्टीप्लायर के विल भी। बताओ, तो के का फॉर्मूला आप जान रहे ना? के का क्या होता है जब एमपीसी दिया रहे तो? ये तो आप लोग जान ही रहे, 1 माइनस एम पी सी, यही ना के का फॉर्मूला होता है। अब देख लो, के बाबू आपको के निकालना है। यहाँ पर 1 माइनस एमपीसी बाबू कितना दिया है? 0.5। इसमें से 1 बाई इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0.5। इस 0.5 को बाबू कट कर दिए और ऊपर कितना लिख दिए? 2। ये 5 से सॉरी, ये 0 को कट कर दिए पॉइंट को और ऊपर कितना लिख दिए? 10। अब 5 से 10 को काट दिए, कितने बाय में? 2 बाय में। तो के बाबू आएगा कितना? इसका आंसर होगा 2 होगा। चलिए आगे देखिए। देखिए, क्लासिक विचारधारा निम्न में से किस तत्व पर आधारित है? ऑन विच कंसेप्ट डिपेंड क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड। बताइए, क्लासिकल व्यू पॉइंट आपको किसके ऊपर डिपेंडेंट है? 5 नंबर का बताइए फटाफट। बहुत सिंपल है, तो आप लोग पढ़े भी हैं। एक बार सेट में आप लोग को दिया गया था ना टेस्ट में। चलिए ठीक, देखिएगा किसके ऊपर? से का बाजार नियम, से लॉ ऑफ मार्केट, मजदूरी का पूर्ण लोचशीलता, परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेज रेट, बाजार दर की पूर्ण लोचशीलता, परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। इसका बाबू आंसर क्या होगा? डी होगा। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई? द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम किन्स फेमस बुक द जनरल थ्योरी वाज पब्लिश इन। ये जनरल थ्योरी किन्स का बुक नाम जो था, उन किन्स का एक बुक था, बहुत ही बुक फेमस हुआ था। इस बुक को किन्स ने किस वर्ष में लिखा था? ये कितना आंसर होगा? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। इसका मतलब प्रैक्टिस चल रहा है सबका। चलिए, कोई दिक्कत? लास्ट बेंच कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए फटाफट प्रैक्टिस में रहो। 50 में 50 आना चाहिए किसी भी हालत में। आगे देखो, किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द स्टेट ऑफ डिफिशियंट डिमांड। डिफिशियंट डिमांड जाने हैं ना, जब बाबू एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से।
इसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। कोई दिक्कत? आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द स्टेट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड कीन्सियन इकोनॉमी। किसको बोलेंगे? पूर्ण रोजगार संतुलन, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और पूर्ण रोजगार संतुलन, यस, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर अंडर इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? यहाँ पर देखो डेफिसिट डिमांड है। डेफिसिट डिमांड मतलब जब टोटल डिमांड बाबू कम हो जाता है, किससे? टोटल सप्लाई से। चलिए, ये किसको इंडिकेट करता है? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को बाबू शो करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फ्लोइंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बताओ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। इसका मतलब होता है चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। ये तो आप लोग कितना प्रैक्टिस भी किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक करके पढ़ते रहो। देखिए, महामंदी किस वर्ष आई? द ग्रेट डिप्रेशन केम इन विच ईयर। बताओ, सबसे ज्यादा इंडिया में मंदी कब आया था? किस वर्ष? 1930 में। 1930 में बाबू सबसे ज्यादा क्या आया था? मंदी आया था। ये सब क्वेश्चन काफी रिपीटेड होता है, रटते चलिए फटाफट। आगे देखिए, मान लीजिए कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में आय की राशि 5,000 करोड़ से बढ़कर 6,000 करोड़ हो जाती है। परिणामतः उपभोग व्यय 4,000 करोड़ से बढ़कर 4,006 करोड़ हो जाती है। इस परिस्थिति में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य होगा। देखिए, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। सपोज इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इनकम राइज फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 6,000 करोड़। इनकम बाबू कितना से बढ़ गया? 5,000 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 6,000 करोड़। आगे देखिए, एज ए रिजल्ट द कंजप्शन एक्सपेंडिचर राइज। देखो, कंजप्शन भी बढ़ गया 4,000 टू 4,600 करोड़। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन सच केस यूड बी। देखो, MPC फॉर्मूला जाना है ना? देखिए क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो देखो, कंजप्शन पहले कितना था? 4600। पहले था बाबू 4,000, अब कितना हो गया? 4600। कितने से बढ़ गया? 600 से बाबू बढ़ गया। डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। इनकम देखो, इनकम पहले से कितना है? 5 करोड़, 5,000 करोड़। अब बाबू कितना हो गया? 6,000 करोड़। इनकम बाबू कितने से बढ़ गया? 1,000 करोड़। 2 जीरो कट के दिए, इसको कहेंगे तो कितना आएगा? 0.6। काफी बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ठीक, हाँ होगा। देखिए, देखिए किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर स्थापित होता है, जहां इन किन्सियन व्यू पॉइंट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी
and employment in economy is established where इक्विलिब्रियम बाबू कहाँ पर स्टैब्लिश होगा? ये तो आप पढ़े ही हैं कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। पूंजी देखिए, पूंजी सीमांत क्षमता या उत्पादकता, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रत्याशित आय डिवाइडेड बाय लागत। यस, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट होता है। ये तो आप पढ़े भी हैं, बहुत बार सेट में भी आप लोग मारे हैं इसको। जब आय वाई में वृद्धि 50 हो और उपभोग सी में वृद्धि 30 हो तब एमपीसी का मान होगा। व्हेन इंक्रीज इन इनकम वाई 50। देखो इनकम बाबू कितने से बढ़ गया? 50। एंड इंक्रीज इन कंजप्शन 30, द एमपीसी विल बी। बाबू एमपीसी का फॉर्मूला याद है ना? चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। तो देख लो आपका कंजप्शन में बाबू कितना चेंज हुआ? 30। अब बाबू इनकम में कितना चेंजिंग हुआ? 50। डिवाइड करिए कितना होगा? 3/5। देखो कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही होगा। कोई डाउट है? कौन सा ऑप्शन बाबू सही है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है। इफेक्टिव डिमांड डिपेंड ऑन। जो आपका इफेक्टिव डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? समग्र मांग पर, एग्रीगेट डिमांड पर। यस, आपका समग्र पूर्ति पर, एग्रीगेट सप्लाई। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कभी कभी एग्रीगेट सप्लाई नहीं देता है तो किस में टिक लगा देंगे? एग्रीगेट डिमांड में। ठीक है ना? कभी कभी आपका नहीं दिया रहे तो एग्रीगेट डिमांड में टिक करेंगे। एमपीसी का मान होता है, द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1, 0, 0 से अधिक किंतु 1 से कम। यस, द ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। एमपीसी का वैल्यू बाबू होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में। एमपीसी का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। काफी बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छा से पढ़ते चलिए फटाफट। देखिए, किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन किन्सियल व्यू पॉइंट। बताइए डिटरमाइनिंग फैक्टर इसमें से कौन सा है? फटाफट, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन आप लोग का है, देख के बताओ तो जल्दी। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह से प्रैक्टिस में रहो, नहीं कुछ होगा तो चल जाओगे काम से। चलिए, ये तो इक्विलिब्रियम सब, किसी को डाउट नहीं है ना? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। चलिए, हाँ इसके पहले भी था। चलो इसी तरह से पूरा प्रैक्टिस में रहो खाली। अब कोई भी आगे देखो, यदि एमपीसी 0.2 है तब एमपीएस क्या होगा? इफ एमपीसी 0.2 देन एमपीएस विल बी। ये तो जब जानता है ना? अच्छा ठीक ठीक ठीक, सब जाना है। सुनो, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है? 1। अब देखो एमपीसी बाबू दिया हुआ है प्लस एमपीएस। अब इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस। नहीं नहीं पागल इंसान, एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट घटा दो। देखा ना एमसीक्यू में, वहां पर बना के दिखाओगे नहीं ना? चलिए इसको दिखाना पड़ेगा आपको। एक सेकेंड, देखिएगा। अब यहां से आप निकाल सकते हैं एमपीएस इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 0.2। बाबू कितना होगा? 0.8।
देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा 0.8। किसी को डाउट नहीं है? चलिए कुल आय और कुल उपभोग उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल कंजप्शन? देख लो इसको क्या, एवरेज कंजप्शन प्रोपेंसिटी, इसको क्या बोलेंगे? एवरेज कंजप्शन प्रोपेंसिटी। इसका फॉर्मूला बाबू होता है C डिवाइडेड बाई वाई, एवरेज कंजप्शन प्रोपेंसिटी। कोई दिक्कत? चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग कॉल्ड? इनकम सेविंग का रिलेशन को क्या कहते हैं? उपभोग फलन, कंजप्शन फंक्शन, निवेश फलन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, बचत फलन। यस, इसको क्या कहेंगे? क्योंकि इनकम और सेविंग के रिलेशन को क्या बोलते हैं बाबू? सेविंग फंक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखें। यदि अर्थव्यवस्था में एमपीएस में वृद्धि हो तो कुल बचत में, इफ देयर इज इंक्रीज इन एमपीएस, बाबू यदि एमपीएस में वृद्धि होता है इन एन इकोनॉमी, देन टोटल सेविंग बाबू बढ़ेगा। जब एमपीए, क्यों? क्योंकि एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। इनकम को किससे बाबू डिनोट करते हैं? वाई से। तो देखो यही आपको बोला है, इफ देयर इज इंक्रीज इन एमपीएस। एमपीएस बाबू कब बढ़ेगा? जब सेविंग क्या होगा? जब सेविंग बेटा बढ़ेगा। जब सेविंग क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। किसी को तो डाउट नहीं है? चलिए हाँ, अब तो दिमाग लगबे करेगा। कितना बार प्रैक्टिस हो चुका। 50 से जहां जिसका भी कम आ गया तो समझ जाना। चलिए देखो, किन्स के सिद्धांत का संबंध है? द किन्स थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, बताओ तो फटाफट। प्रभावपूर्ण मान, इफेक्टिव डिमांड, उपभोग प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बचत प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू सेव। तीनों आता है किन्सियन थ्योरी में, तीनों आता है। इफेक्टिव डिमांड भी आता है, इफेक्टिव सप्लाई भी आता है। हाँ ठीक है, इफेक्टिव सप्लाई आता है, वो भी आ जाता। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आता ही है, प्रोपेंसिटी टू सेव बाबू सही आंसर क्या होगा? डी होगा। हाँ, इसमें इफेक्टिव सप्लाई रहता तो भी सही होता। ठीक ना? चलो अब पढ़ रहा है सब। चलो देखो, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी का मान होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू। एपीसी का क्या फॉर्मूला बाबू होता है? सी डिवाइडेड बाई वाई। सी मतलब कंजप्शन डिवाइडेड बाई इनकम। क्या होता है? कंजप्शन डिवाइडेड बाई इनकम। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स, आयकर इनकम टैक्स से तो शामिल होता है, निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स भी बाबू शामिल होता है, सीमा शुल्क एक्साइज ड्यूटी भी शामिल होता है। आगे देख ले, इसमें से सभी होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू? इसमें से सभी होगा। सब के सब गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनकम में शामिल होता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विच इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में तो सब जाएगा। आयकर इनकम टैक्स जाता ही है, उपहार का गिफ्ट टैक्स भी बाबू जाता है, ए एंड बी बोथ। इसका बेटा सही आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत? सी होगा। चलिए, इसमें तक किसी को डाउट भी नहीं है, सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक, एक सेकेंड रुक जाइए।
देखिएगा 25 क्वेश्चन है। देखिए, ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो पहले भी बता चुके हैं। हु इज द राइटर ऑफ ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक्स? किसने लिखा है बाबू? जेबी से। ये तो पहले भी बताएं। हम डबल इसलिए दे रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। समझ में आया क्यों डबल दिया गया है? ताकि आपको माइंड में बैठ जाए, इसीलिए एक ही क्वेश्चन को 2 बार दिया गया। एग्जाम में आ जाएगा तो मुँह बवा जाएगा, इसीलिए 2 बार दिए ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, प्रैक्टिस में रहो बस खाली। क्लासिकल विचारधारा निम्नलिखित में किन तथ्यों पर आधारित है? ऑन विच कंसेप्ट द क्लासिकल व्यू पॉइंट डिपेंड? क्लासिकल व्यू पॉइंट बाबू किस पर डिपेंड है? से के बाजार नियम पर। आपका ये तो अभी भी बताएं, सही आंसर इसका क्या है बाबू? डी है। आगे देखें, निम्नलिखित में किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को संभाविक ढंग से बनाए रखती है? वेजेज कट मेंटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। हु पुट फॉरवर्ड दिस व्यू? बताओ किसने इस व्यू को दिया है? चलिए फटा, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन शायद है, बताइए कौन सा क्या होगा इसका? चलिए ठीक है, सही है, पीगू। आगे देख लो। देखो, किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में कौन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन किन्सियन व्यू पॉइंट? डिटरमाइनिंग फैक्टर बेटा कौन है? इसका सी होगा। तो पहले भी बताए हुए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये पहले भी प्रैक्टिस के लिए दिए थे। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर निम्नलिखित में कहाँ स्थापित होता है? इन ए किन्सियन व्यू पॉइंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी विल बी स्टैब्लिश वेयर? इक्विलिब्रियम बाबू कहाँ पर स्टैब्लिश होता है? किन्सियन बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में किस बिंदु पर होगा? अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइन एट पॉइंट वेयर? चलो, इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ए। आप तो जान ही रहे ना कि MPC, ये तो आप जान ही रहे, MPC जब इक्विलिब्रियम होता है इक्वल टू बेटा क्या हो जाता है? MP। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, देखिएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आप तो जान ही रहे, AD इक्वल टू बाबू क्या होता है? AS। AD को बाबू हम लोग कैसे लिख देते हैं? एक सेकेंड, AD इक्वल टू AS। AD इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? C प्लस I। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? C प्लस S। एग्रीगेट सप्लाई को कैसे लिखा जाता है? कंजप्शन प्लस सेविंग। एग्रीगेट डिमांड को कैसे बाबू लिखा जाता है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब देखो दोनों साइड C है तो कट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? I इक्वल टू एस। तो इक्विलिब्रियम पर हमेशा इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो बाबू सही आंसर क्या होगा? इसका सी होगा, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चैप्टर में आप लोग ये सब पढ़े हैं। आगे आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में किसमें वृद्धि होती है? इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन काउज इंक्रीज इन रोजगार एम्प्लॉयमेंट उत्पादन प्रोडक्शन इनकम ऑल ऑफ एबव। बताइए तो फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए ठीक है,
20 नंबर। पूरा इसी तरह से याद करते चलिए। आगे देखो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, विच वन इज करेक्ट। ये तो आपका सही है। आगे देख, अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन वाई, उत्पादन का संतुलन 0, रोजगार का संतुलन सही है, सी एस प्लस सी आई ये भी सही है, ऑल ऑफ एबव ये तो अभी अभी हम आपको बताए हैं। इसका मतलब क्या होता है, ए डी इजकल टू, तो अभी अभी हम आपको बताए हैं। चलिए किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन। यहाँ पर देखो किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है, प्रभावपूर्ण इफेक्टिव डिमांड के ऊपर, सप्लाई के ऊपर। देखो यहाँ पर इफेक्टिव बेटा बोल दिया, किन्सियन थ्योरी ऑफ, देखो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाबू किसके ऊपर निर्भर है बताइए तो फटाफट। हाँ, इफेक्टिव सप्लाई नहीं है, केवल सप्लाई है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए इफेक्टिव डिमांड के ऊपर, सप्लाई है केवल। आगे देखो, किन्स के सिद्धांत का संबंध है, किन्स थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से, इफेक्टिव डिमांड से, उपभोग प्रवृत्ति से प्रोपेंसिटी टू सेव से, बचत प्रवृत्ति से प्रोपेंसिटी टू सेव से। इसका बेटा सही आंसर क्या होगा, ऑल द एबव। किन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में किसके बीच संबंध स्थापित रहता है, किन्सियन मल्टीप्लायर इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, किसके, देखो यहाँ पर किन्सियन मल्टीप्लायर इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, निवेश आय के बीच। देख लो ये तो आप पहले से भी जाने, किन्स का मल्टीप्लायर का सिंपल आपका फॉर्मूला होता क्या है आपका, देख लो किन्स मल्टीप्लायर का आपका फॉर्मूला तो आप जाने हैं ना, क्या होता है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई बाबू क्या होता है, डेल्टा सी। मल्टीप्लायर का तो फॉर्मूला आप जाने, सॉरी मल्टीप्लायर का तो फॉर्मूला आप जान ही रहे, डेल्टा, मल्टीप्लायर का तो फॉर्मूला जान ही रहे, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई, मतलब चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये तो आप जान ही रहे। हाँ, मल्टीप्लायर का के से डिनोट, सही 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 बोल रहे हो, मल्टीप्लायर का किससे डिनोट किया जाता है, के से, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई, के मल्टीप्लायर को के से, इसको बोलते हैं पूरा नाम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये दिखाता है इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत, चलो यही आपसे पूछा है, किन्सियन मल्टीप्लायर इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, ये किसके बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, तो बाबू इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच। किसके बीच इस्टेब्लिश करता है, इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच। कौन सा कथन सत्य है, विच वन इज करेक्ट बताओ तो, के इजकल टू 1/MP, ये तो गलत है, ऐसे गलत है। चलिए यह सही है, के इजकल टू बाबू क्या होता है, 1/MPS। गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस एज, मल्टीप्लायर का बाबू कैसे निकालते, देखो अभी अभी बताएं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई, मतलब चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। किन्स ने विनियोग गुणा का विचार निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया, किन्सियन डिराइव इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई फ्रॉम कौन है, किससे इन्होंने, देखिए
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका कहन के आय गुणक इनकम मल्टीप्लायर, कहन के उपभोग गुणक कंजप्शन मल्टीप्लायर, कहन के रोजगार गुणक एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। बताओ तो इसका सही आंसर क्या है फटाफट। चलिए देख लो यहाँ पर क्या बोला है, किंसियन डिराइव इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फ्रॉम। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किससे इन्होंने लिया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इनकम मल्टीप्लायर से, या कंजप्शन मल्टीप्लायर से, या कंजप्शन या नहीं तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर से। इसका सही बेटा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आगे देखो, किन्स के विनियोग गुना का मूल्य निम्नलिखित पर निर्भर है। द वैल्यू ऑफ किंसियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड ऑन, आय का स्तर पर, इनकम लेवल पर। देखो क्या बोला यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये दो चीज पर मूल रूप से निर्भर होता है, जाने ना, इनकम और दूसरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इनकम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेटा डिपेंड होता है। अब देखो किस पर डिपेंड है, इनकम लेवल पर, पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर, मार्जिनल कैपेसिटी ऑफ कैपिटल, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर, इन्वेस्टमेंट लेवल पर। बताओ तो द वैल्यू ऑफ किंसियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट लेवल पर, ठीक ना। चलिए हाँ सही है, ये इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होगा, इसमें भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला जान है ना, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई मतलब चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर इनकम भी दे दिया, इन्वेस्टमेंट भी, तो सही आंसर किस में मारेंगे, डी में। चलिए किन्स के गुणों को निम्नलिखित में कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं, विच फैक्टर अफेक्ट किंसियन मल्टीप्लायर। किंसियन मल्टीप्लायर का बेटा कौन अफेक्ट कर सकता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यह सही है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी बाबू सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, कोई डाउट नहीं ना। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। बताओ तो इसमें से कौन सा बेटा सही है। देखिए उपभोग, देखो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी तथा गुणक की मात्रा में सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध होता है, सही है। एमपीसी एंड मल्टीप्लायर हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, सही है। सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस तथा गुणक में उल्टा संबंध होता है, एमपीएस एंड मल्टीप्लायर हैज इनवर्स रिलेशन, सही है, क्योंकि आप के इक्वल टू क्या होता है, 1/MPS। एमपीएस बेटा जितना बढ़ेगा उतना ही के घटेगा, तो इनवर्स रिलेशन, ये भी सही है। चलिए बेटा सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अब देखिए 42 नंबर, एमपीसी का मान होता है, द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज, ये तो अभी अभी हमने बताया है, 0 से अधिक किंतु 1 से कम। चलिए तब 42 में तक किसी को डाउट नहीं है। चलिए फटाफट, यदि एमपीसी 0.5 तो के होगा, इफ एमपीसी 0.5 देन मल्टीप्लाई के। देखो के का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - MPC। तो देखो यहाँ पर 0.5 दिया, 1/0.5, इसको कट करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो बाबू कितना होगा, 0.5। पॉइंट को हटा कर ऊपर 10 लिख सकते हैं, इसको कितने से काट दिए, 2 बाय में, तो बेटा 43 का आंसर क्या होगा, 2 होगा। यदि एमपीसी 0.5 और आरंभिक निवेश 100 करोड़
है तो अर्थव्यवस्था के कुल आय में वृद्धि होगी। इफ एमपीसी 0.5 इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, द इनकम जनरेशन इन द इकोनॉमी विल बी। बहुत सिंपल है बाबू। जनरली जो हम लोग के निकालते हैं, हाँ के हम लोग जनरली बेटा निकालते हैं, देख लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया इतना, के हम लोग निकालते हैं डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई बाबू क्या बोलते हैं डेल्टा आई, यही बोलते हैं ना। चलिए देख लो, हाँ सही है। आगे देख ले, यहाँ पर एमपीसी दिया हुआ है। बन गया, चलिए ठीक, देख लो तब इधर देख लिए तो यहाँ पर नहीं के का न मत लगाओ, के पर नहीं, एमपीसी पूछा है ना, हाँ मल्टीप्लायर देता तब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला पर लगा। देख ली एमपीसी दिया है सही। एमपीसी का क्या फॉर्मूला है आप तो जान ही रहे, डेल्टा चेंज इन कंजप्शन। देख लीजिएगा, एक सेकेंड। हेलो हेलो, अच्छा हम देख लेते हैं, रुक जाइए तो अभी क्लास में क्या बोले। अच्छा ठीक है, अभी तुम क्लास ले रहे हो बाद में देखिएगा। अब देख लो ये होता है डिवाइड बाई डेल्टा वाई। तो यहाँ पर देख लो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, तो एमपीसी बाबू यहाँ पर दिया हुआ है कितने से 0.5। हम देख लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेटा कितना दिया है 100 करोड़, कितना दिया है 100 करोड़। देख लीजिए, देख लो 100 करोड़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, तो यहाँ पर लिख दो, इसको डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इनकम जनरेशन जनरली बेटा कितना होगा 0.5 के करोगे ना, 0.5 इंटू 100 कर लो, इसमें 50 करोड़ बेटा कितना हो जाएगा इसका 50 करोड़, इसमें 50 करोड़ होगा, इसका टिक लगा दो। हाँ सही है 50 करोड़, टिक लगा लो। चलिए आगे चलें। रोजगार गुणक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाई वाज प्रोपाउंडेड बाई। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखो मल्टीप्लायर बोला है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बाबू नहीं है, यही क्वेश्चन आपको फंसा देगा। यहाँ पर देखो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है, क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आता तब तक किन्स हो जाता, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आता है एम्प्लॉयमेंट के जगह पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो वो तो किन्स हो जाता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर ये किसने दिया, काहन ने। इन्वेस्टमेंट इसके जगह पर बाबू इन्वेस्टमेंट रहता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आता, तब इसका आंसर क्या हो जाता किन्स। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, तब एक किसने दिया था, काहन ने। निम्नलिखित में से गुणक 1/1 माइनस सी, सी क्या है, एमोंग द फॉलोइंग सी इज मल्टीप्लाई इज, सी क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, सी बेटा क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। निवेश गुणक क्या होगा, एमपीसी 0.2, व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफ एमपीसी इतना। देख लो आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको क्या होगा, इसका तो फॉर्मूला पता है ना, जस्ट अभी बताएं, एमपीसी पॉइंट इतना है तो इतना रख सकते हैं बाबू,
1 में से 0.2 को माइनस कर दो, 1 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा 0.8। ये पॉइंट को हटाकर और ऊपर बेटा कितना लेके जा सकते हैं, पॉइंट को हटाकर ऊपर बाबू हम लोग कितना लेके जा सकते हैं, देख लीजिए। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कट करो, इसको आप 4 से काट दो, इसको 2 से काट दिए, इसको 2 से काट दिए, इतना। अब इसको डिवाइड कीजिए 1.25। देख लीजिए, व्हाट विल बी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफ MPC इज, MPC कितना दिया है 0 पॉइंट, चलिए 1.25 इसका आंसर आएगा, यही आएगा बाबू, डी कहना है इसका। क्या ऑप्शन आएगा 47 का डी। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि देख लो आपसे पूछा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बाबू के से डिनोट करते हैं, ठीक। हाँ के से डिनोट करते हैं, ऑप्शन 5 छूटा हुआ था। क्या होगा, इसको पूरा कट करोगे ना तो 1.25 आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देख लीजिए, इसमें से 1 में से 0.52 को माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा, 0.8 यहाँ पर है तो 0 को कट करेंगे बेटा तो कितना ऊपर 10 चल जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो 4 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किए तो 5, अब 5 से हम कितना से डिवाइड कर दिए 4 से, तो 1.25। कोई दिक्कत नहीं ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए कोई यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़िए। हाँ बुक में ऐसा मिस्टेक है, बुक में गलती रहता है। चलिए आगे देख लो, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे कहा जाता है इफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल इन इकोनॉमी डिटरमाइन एट लेवल बिफोर, देखो क्या बोला, बिफोर इक्विलिब्रियम लेवल से पहले, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट इट इज स्टेटेड ऑफ, बिफोर इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले यदि आपका हो रहा है तो इसको बोलेंगे डेफिसिट डिमांड, मतलब एग्रीगेट डिमांड आपका कम होगा, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। एक एक करके पढ़ते चलिए फटाफट। हाँ इसमें 49 क्वेश्चन है, देख लो। किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है, इन किन्सियन, आगे देखें, इन किन्सियन इकोनॉमी द स्टेट ऑफ डेफिसिट डिमांड इज कॉल्ड, स्टेट ऑफ डेफिसिट डिमांड को बेटा क्या कहा गया है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। देख लीजिए तो किसी को डाउट नहीं है। चलिए इसमें 49 क्वेश्चन है, पूरा रेगुलर पढ़ा करो, मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत हो या PDF चाहिए तो आप लोग जरूर कॉल किया करो। चलिए ऑफलाइन तो 300 स्टूडेंट में इस बार तो कम से कम 5 तो टॉप 15 में रहेगा गारंटी के साथ। आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज भी है, तो इसी तरह से मन लगा के कोशिश करो कि ऑब्जेक्टिव में देख लो 50 में 50 है। अब पहले भी हम बता चुके हैं कि MCQ टोटल 100 को देगा, बनाना कितना है 50। अब 50 में भी वैसा बनाना है 100 में से जिस पर 100% कॉन्फिडेंस है। आपको 100 में 50 से बनाना है, आपको लगेगा कि इस पर डाउट है उसको छोड़ देना, क्योंकि 100 में सिर्फ बाबू आपको 50 से बनाना है ना जिस पर 100% कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये सही है, तब बनाएंगे, अपने मन से नहीं बनाएंगे। कोई दिक्कत, चलिए ठीक, सभी को थैंक यू।